मैं अचल जी के पास ही आता हूँ और माइक आपको, और आप अनिल शर्मा जी के सवालों के जवाब दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश का परिदृश्य क्या है इस समय। वैसे मोदी जी आजकल कम नजर आ रहे हैं, रैली कम हो रही है उनकी, लेकिन पूरी पिक्चर क्या इमर्ज हो के आ रही है। मैं तो आपके आर्टिकल पढ़ता हूँ तो काफी लाभान्वित होता हूँ, प्रतिदिन सुबह सुबह पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश से पिक्चर निकल रही है? राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो परिदृश्य है दिन ब दिन बदल रहा है। हर दिन एक नई तब्दीली आती है। तो जब से अब तो मध्य प्रदेश में सभी दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सीधी फाइट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होती रही है, लेकिन जैसा कि अभी अनिल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया है कि जय पराजय में कौन सा हिस्सा उसके पास ज्यादा आने वाला है। इसलिए आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों जो एक तरह से INDIA के घटक दल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अघोषित आमंत्रण पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि कांग्रेस की सुनिश्चित जीत को कम कर सके या उसको इनकी जो संभावित पराजय है उसको शर्मनाक होने से बचा सके। अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, जिसका कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, वो 130 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। समाजवादी पार्टी, जिसका पूरे इतिहास में जब से मध्य प्रदेश में वो राजनीति में सक्रिय हुई है 3, 4, 5, 6 सीट से ज्यादा नहीं जीती, वो 69 सीटों पर लड़ रही है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबका परिदृश्य यही है और सबको समझ में आ रहा है कि ये आमंत्रित पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रही हैं कांग्रेस के खिलाफ। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 6 महीने में अपनी स्थिति इतनी मजबूत की जिसकी उम्मीद खुद कांग्रेस को शायद नहीं रही होगी। और जो वचन पत्र कांग्रेस का आया उसके बाद तो स्थितियां और तेजी से बदली, क्योंकि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो मौजूदा तमाम फ्रीवीज वाली नीतियां थी उनको सवाया और जोड़ा कर दिया। उनकी राशियां इतनी बढ़ा दी कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जिस लाडली महिला बहना को 1,000 मिल रहा था तो कांग्रेस 3,000 देगी। अगर हमारी पत्रकार बिरादरी को 20,000 बुजुर्गों को श्रद्धा निधि मिलती है तो उनको 25,000 देगी। यानी उन्होंने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने सवाया जोड़ा ना कर दिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके वचन पत्र की बात मतदाता तक पहुंच गई है। पहले ये होता था कि वचन पत्र हो गया, घोषणा पत्र जारी हो गया और बात जनता तक पहुंचती नहीं थी, लेकिन इस बार पहुंची है। और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो जुगल जोड़ी है मोदी शाह की, बहुत आतंकित है, बहुत घबराई हुई है। कल ही शाह साहब हमारे इंदौर में और ग्वालियर में एक साथ 3-3 घंटे गुप्त मंत्रणाएं करके अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं को ये समझा के गए हैं। वो गुप्त मंत्रणाएं तो सब बाहर आजकल आ ही जाती हैं। वो ये कह के गए कि देखिए, आप बागियों की चिंता मत करिए, लेकिन जो लोग आपके सामने दूसरे मैदान में आ गए हैं उनका ख्याल रखिए। यानी आप उनसे तालमेल करिए, वो कांग्रेस का कितना वोट आपके लिए काट सकते हैं। तो ये डर साफ है। और जहां तक सवाल है मोदी जी का, मोदी जी बेचारे 6 महीने से मध्य प्रदेश पे मेहनत कर रहे थे। बीच में उनकी हताशा बढ़ गई थी, लेकिन अभी अभी आज ही मुझे खबर मिली है कि वो मध्य प्रदेश में इसी हफ्ते से 15 रैलियां करेंगे, ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, ताकि जो कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल है वो थोड़ा कम हो जाए। अभी जैसे अनिल जी ने बताया कि राजस्थान में असंतुष्टों की स्थिति बहुत गंभीर है, तो मध्य प्रदेश में भी 60 सीटें ऐसी हैं जहां बागी प्रत्याशी मैदान में है। या तो वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं या बहुजन समाजवादी पे लड़ रहे हैं, और कहीं नहीं लड़ रहे हैं तो वो घर बैठ के अकेले में लड़ रहे हैं। और वो अकेले में उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा घातक हो गई है। तो ये जो मेहनत 3 साल में शिवराज सिंह ने कथित तौर पर पार्टी संगठन को और सरकार को जमाने में की थी, उस सब पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन करीब आएंगे स्थितियां और गंभीर होंगी और भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। जी, बहुत अच्छी बात। एक प्रश्न और पूछ लूं, क्या फाइट वास्तव में बहुत क्लोज हो गई है मध्य प्रदेश में इस समय? जो पहले लग रहा था कि पलड़ा कांग्रेस का भारी है, क्या बीजेपी वापस फाइट में है, बड़ी फाइट में है, जो एक सिचुएशन इमर्ज हो रही है इस समय?
नहीं देखिए, बीजेपी ने जब पूरे टिकट बांट दिए, आखिरी सूची में उनके 2 टिकट रह गए थे, वो भी जब आ गए, तो उसके बाद लोगों को ये लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी फाइट में आ गई है। और कांग्रेस में जो थोड़े दिन के लिए अंतर विरोध पैदा हुआ था कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में, कपड़ा फाड़ने वाली एक तंज जो शुरू हुई थी कि अगर टिकट में को लेकर असंतोष है तो दिग्विजय का कपड़ा फाड़िए, मेरा मत फाड़िए। लेकिन अब जब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और बगावत की जो हवा चली थी कांग्रेस के अंदर वो समाप्त हो गई है, तो उसके बाद स्थितियों में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। फाइट तो दोनों दलों के बीच ही होती है, लेकिन आप देखेंगे कि 70 सीटें तो 74 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी 2018 में चुनाव हार चुकी थी और उन पर दोबारा से उन्हीं हारे हुए प्रत्याशियों को उन्होंने दांव पर लगाया है। तो उसमें से कितने जनता का जनादेश वापस हासिल कर पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो फाइट तो इन दोनों के बीच में ही होगी, लेकिन क्लोज फाइट अभी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहाँ परिदृश्य बिल्कुल साफ है, जहाँ दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, ये कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। तो अंतर रहेगा, लेकिन नेक टू नेक फाइट जैसे अनिल जी राजस्थान में बता रहे हैं ऐसी फिलहाल तो मध्य प्रदेश में नहीं है। अगले 4-5 दिनों में जब नेताओं की फौज उतरेगी, जो स्टार प्रचारक 40-40 दोनों तरफ से आ रहे हैं, उनके बाद कुछ अगर माहौल बनता है तो बात अलग है। फिलहाल तो अंतर है, और अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संकट में दिखाई दी। पर एक बात और भी है, मध्य प्रदेश का 17 तारीख का वोटिंग है। ये 17 तारीख का वोटिंग दिवाली में फंस गया एक्चुअली। सब लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, उसमें धनतेरस भी है, छोटी दिवाली भी है, 12 तारीख की दिवाली है, 14 का भाई दूज भी है। तो ये उसके अंदर फंस गया एक्चुअली, देखा जाए चुनाव तो, खासतौर से एमपी का चुनाव। छत्तीसगढ़ तो ठीक है, आधा पहले हो जाएगा, आधा 17 को हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव लगता है दिवाली के चक्कर में फंसेगा। इतने लोग नेता शायद ना आ पाए भाषण वाषण देने को, और हो सकता है लोग भी उतरे निकल कर ना आ पाए। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्चुअली। नहीं, तो इसमें एक दिनेश जी पॉजिटिव पक्ष ये है कि क्योंकि दीपावली का अवकाश शुरू हो जाएगा 17 तारीख के मतदान से पहले, तो बहुत से मतदाता जो प्रदेश के बाहर रहते हैं वो संयोग से प्रदेश में वापस लौटेंगे, और वो निश्चित तौर पर मतदान के दिन तक रुकेंगे। ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों को फायदा होने वाला है। त्योहार अपनी जगह है, त्योहार से चुनाव प्रचार थोड़ा प्रभावित होता है, लोग नहीं निकलते, लेकिन इस समय महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, लोगों के पास परेशानियां इतनी हैं कि उन्हें चुनाव में नेताओं की फिक्र नहीं है, उन्होंने मन बना लिया है किसको वोट देना है। तो जी, मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि त्योहार के समय बहुत सा मतदाता बड़ी संख्या में जो माइग्रेट होता है, कोई नौकरी पे है, कोई मजदूरी पे, वो सब आ जाता है। तो उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, और इससे निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसको फायदा होगा, सत्तारूढ़ दल को उतना फायदा इसका नहीं होता है।